एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद प्रिया। सो आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ दो बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ जो कि मुझे लगता है पर्सनली कि ज़रूरी है। लुक, मैंने ये इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि उन बच्चों को जिनको की प्रॉब्लम्स हो रही है इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट करने में, इकोनॉमिक्स को टॉपिक को समझने में, उनको ये वीडियो हेल्प कर सके। सबसे बड़ा मोटिव ये था मेरा। तो ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, ये सबको पता है कि ये काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी जब तक आप लोगों का सपोर्ट ना मुझे मिले। तो लुक, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स, देन दे कैन शेयर दिस वीडियो टू अदर प्लेटफॉर्म एज वेल। वो इन वीडियोस को शेयर करें ताकि जिन भी बच्चों को ज़रूरत हो, क्योंकि देखो किसी भी काम को करने का फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक उससे लोगों की ज़रूरतें पूरी ना हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरे इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने का कोई मतलब ही नहीं जब तक लोगों की ज़रूरतें पूरी ना हो। कोशिश हमको ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की परेशानियों को मैं सॉल्व कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जुड़ी हुई परेशानियों को मैं सॉल्व कर सकूं। और ये काम तभी होगा जब ये जो वीडियोज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। तो अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि दीज वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स, देन प्लीज़ शेयर इट, कि जिन भी बच्चों को ज़रूरत हो, रियलिटी में जिन भी बच्चों को ज़रूरत हो, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया होगा क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगता होगा कि अरे बहुत सारे टाइम बीत चुके हैं, हमारे पास अब टाइम नहीं है, कैसे कंप्लीट करें। तो दीज वीडियो विल रियली हेल्पफुल फॉर देम। तो अगर आपको लगता है देन प्लीज़ शेयर कीजिए एंड उनको सजेस्ट कीजिए कि देखें, अपने कोर्स को कंप्लीट करें, क्योंकि हमको अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाना है। और हम अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत तभी बना पाएंगे जब हम और आप मिल करके इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। सो ये एक छोटी सी पेशकश थी जो आप लोगों के लिए थी मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को लगता है तो देन डेफिनेटली आप करिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प हो, उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। क्योंकि काम करने का मतलब तब तक नहीं है जब तक लोगों को उससे बेनिफिट ना मिले। लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं है, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सिंस हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। और इन 2 वीडियोस में क्या क्या चीज़ें फिनिश हुई है वो थोड़े से कुछ 1-2 लाइन्स में मैं बता देती हूँ। एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड शेड्यूल, और इसके साथ ही साथ एग्रीगेट सप्लाई विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड शेड्यूल, एंड अलॉन्ग with this I have also finished the consumption function and saving function. So these are the topics which I have already finished in my previous video. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिए, क्योंकि एक चैप्टर के, जैसे कि मान लो एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, तो इसकी शुरुआत पहला पार्ट से देखना स्टार्ट करो, तभी आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। डायरेक्टली आप ये पार्ट देखोगे तो हो सकता है समझ में, क्योंकि भाई जो बच्चे पढ़ चुके रहेंगे उनको ये समझ में तो ऑब्वियस ही बात आएगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं या जिनको कोई भी दिक्कत है तो वो एक एक स्टेप बढ़ो, पार्ट 1, पार्ट 2, देन यू विल कम टू द पार्ट 3। तो लोग, आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड की चैप्टर की बात करूँ, मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर की बात करूँ, तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग, मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वही है जो आज मैं बताने जा रही हूँ। आज के क्लास में जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो टॉपिक है, ये क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन बिलीव मी, आप मेरे साथ जुड़े रहो। आज की वीडियो देखने के बाद आपको आज का जो टॉपिक है इसमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लुक, तो मैंने कल लास्ट में फिनिश किया था सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन के बारे में। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज नोन एज कंजप्शन फंक्शन, एंड कंजप्शन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजप्शन फंक्शन को हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के नाम से भी जानते हैं। इज इट क्लियर? तो आज के वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लुक, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है। एपीसी, यहाँ है एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा है एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लोग, मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिखा नहीं है तो थोड़ा सुनते भी रहो, बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें देखने के साथ साथ अपने कान को भी खुला रखना। तो एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैंने इसका डेफिनेशन भी नहीं लिखा है क्योंकि हम और आप मिलकर डेफिनेशन बनाएंगे, क्योंकि हमको डेफिनेशन को रटना नहीं है, खुद से फॉर्म करना सीखना है। लुक, एपीसी क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ मैंने नीचे लिखा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू कंजप्शन बाय इनकम। अब हमको इसका डेफिनेशन खुद से फॉर्म करना होगा। ओके,
So the part of income we consume, the part of income which we consume, that part is known as average propensity to consume. एक तो ये हो गया the part of income which we consume, that is known as average propensity to consume. दूसरा डेफिनेशन हम लोग ये बना सकते हैं, द रेशियो ऑफ कंजप्शन एंड इनकम इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू कंजप्शन बाय इनकम. इनकम का जो पार्ट हम कंज्यूम करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं. इसी के साथ जिस वजह से मैं आज के टॉपिक को कंफ्यूजिंग बता रही थी वो आ गया है, उसकी शुरुआत हो गई, और वो ये सारे पॉइंट्स हैं. लुक, एग्जाम में क्या होगा कि कई तरीके के वन लाइनर वर्ड्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यू आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उसी में होता है. 2 से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हम पूरे चैप्टर में जो भी कहानी पढ़े उससे रिलेटेड सारी चीज़ें लिख दिया, अरे 3 नहीं तो 1 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं, दैट्स ऑब्वियस. लेकिन अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें भी आप लोगों ने गलत लिखा तो आपको वो नंबर मिलना पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है. तो लुक, हमारा क्या है, APC इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू कंजप्शन बाय इनकम. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है APC इज ग्रेटर देन 1. क्या हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है. APC कैन बी ग्रेटर देन 1. तो अब देखो, ये हमको चेक करना है, तो इसको चेक करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. देखो, APC की वैल्यू 1 से बड़ी कब हो सकती है. लुक, APC का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, कंजप्शन अपॉन इनकम. APC का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंजप्शन अपॉन इनकम, यानी कि न्यूमरेटर में कंजप्शन एंड डिनोमिनेटर में इनकम है. देखो, थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी लगाना. फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी कब होगी, कोई भी फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी कब होती है, व्हेन द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी हो तो उसकी जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है. लुक, यहाँ पे क्या कह रहा है, APC ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर कंजप्शन इनकम से ज़्यादा हो जाए तो APC की वैल्यू भी 1 से बड़ी हो जाएगी. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंजप्शन इनकम से ज़्यादा हो जाए? पॉसिबल है? याद करो, पीछे जाओ. बिल्कुल पॉसिबल है. अगर ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे हम जाएं तो ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे कंजप्शन जो होता है वो इनकम से ऊपर ही होता है, कंजप्शन इनकम से ज़्यादा होता है. तो इट इज़ पॉसिबल कि APC ग्रेटर देन 1 हो जाए. आगे बढ़ते हैं, APC इज इक्वल्स टू 1. APC 1 कब होगा, जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाए, यानी कि जो भी इनकम है वो सारा का सारा हम कंज्यूम कर लें, जो भी इनकम है हम सारा का सारा कंज्यूम कर ले, तो APC हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा. और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हमारा जो भी इनकम हो हम उस पूरे इनकम को कंज्यूम कर जाएं. तो APC इज इक्वल्स टू 1, इट इज़ पॉसिबल. नेक्स्ट इज APC इज इक्वल्स टू लेस देन 1. अब देखो, APC की वैल्यू लेस देन 1 कब आएगी, जब कंजप्शन क्या होगा, इनकम से छोटा होगा, यानी व्हेन कंजप्शन इज लेस देन इनकम देन द वैल्यू ऑफ APC इज लेस देन 1. और बिल्कुल ये हो सकता है कि आपकी जो भी इनकम हो आप उस इनकम से कम कंज्यूम करो. आपकी इनकम से आप कंजप्शन, मतलब आपकी अगर इनकम 100 रुपीज़ है तो इट इज़ श्योर, ये तो बिल्कुल संभव बात है, पॉसिबल बात है कि आप 100 रुपीज़ की इनकम है तो आप 20 रुपीज़ कंजप्शन कर सकते हो, 30 रुपीज़ कंजप्शन कर सकते हो, मतलब इनकम से कम आप कंजप्शन कर सकते हो. दैट्स वाई APC कैन बी लेस देन 1. नेक्स्ट पॉइंट आता है APC इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये क्यों लिख दिया, APC 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता है. लुक, APC 0 के इक्वल तब होगा जब आपका कंजप्शन 0 हो जाएगा. जब न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हो जाती है तो आपका जो पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे APC तो 0 तब भी हो सकता है ना जब हमारा कंजप्शन 0 हो. और क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंजप्शन 0 हो जाए? हम तो देख रहे थे कि जब 0 इनकम था तो भी कंजप्शन होता था, जिसको ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं. तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि आपका कंजप्शन ही 0 हो जाए? तो कंजप्शन कैन नेवर बी 0. कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता है. एंड व्हेन कंजप्शन कैन नेवर बी 0 देन इट्स ऑब्वियस कि APC कैन नॉट बी 0. APC इज नॉट इक्वल्स टू 0. APC कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू APC. आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का 2 पार्ट्स हम लोगों ने अभी बताया. पहला पार्ट APC हो गया, सेकेंड पार्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. लुक, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का यहाँ मतलब फॉर्मूला लिखा है डेल्टा C बाई डेल्टा वाई. डेल्टा C यानी चेंज इन कंजप्शन, डेल्टा वाई यानी चेंज इन इनकम. अब इसका हमको फॉर्मूला फॉर्म करना है तो करते हैं हम लोग फॉर्म. द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. The ratio of change in consumption and change in income is known as marginal propensity to consume. Is it clear? Look, marginal word हमारे और आपके लिए नया नहीं है क्योंकि इस वर्ड का यूज़ हम लोगों ने क्लास 11th में भी किया है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में.
तो मार्जिनल का मीन्स क्या होता है? एडिशनल, चेंजिंग, मार्जिनल चेंज को ही शो करता है। तो जो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या है? चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, यानी कि आपके चेंज इन इनकम की वजह से जो कंजप्शन में चेंजिंग आ रही है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहेंगे। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे कुछ इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। जो एमपीसी की वैल्यू यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में वैरी करेगी। 0 और 1 भी हो सकती है, उसके बीच में वैरी करेगी। लुक, हम लोग शुरुआत करते हैं नीचे से, यानी 0 से शुरुआत करते हैं। 0 कब हो सकता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू 0 तब हो सकती है जब डेल्टा सी 0 हो जाए, यानी चेंज इन कंजप्शन 0 हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। लुक, सपोज करो आप अभी तक 10,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहे थे। अभी तक आपने 10,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहे थे और 10,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न करने के साथ साथ आप उस 10,000 में से 4,000 रुपीज़ एक्सपेंडिचर कर रहे थे या कंज्यूम कर रहे थे। हम कहें तो 10,000 रुपीज़ आपकी इनकम थी, आप क्या कर रहे थे? 4,000 रुपीज़ क्या कर रहे थे? कंज्यूम कर रहे थे। नेक्स्ट मंथ क्या हो गया कि आपकी इनकम 10,000 से बढ़कर के 5,000 हो गई। ओके, तो आपका कंजप्शन 4,000 से बढ़कर के 6,000 हो गया, यानी चेंज इन इनकम क्या हुई? 5,000 और चेंज इन कंजप्शन क्या हुआ? 2,000। 5,000 और 2,000, कंजप्शन 2,000 बढ़ा और इनकम आपकी 5,000 बढ़ी। तो लुक, पहले से ऑलरेडी आपकी इनकम है, तो आपने जो भी चेंज, आपका जो भी चेंज ऑफ इनकम हुआ, चेंज इन इनकम हुआ, वो आप बिल्कुल कंज्यूम ना करो, ऐसा पॉसिबल है। मतलब आपकी जो भी, जैसे कि आपके 5,000 रुपीज़ सैलरी इंक्रीज हो गई, 10,000 से 15,000 हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो जो 5,000 एक्स्ट्रा आपकी इनकम बढ़ी है आप उसको कंज्यूम कर जाओ। आप उस पूरे के पूरे को क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो। मतलब कंजप्शन 0 हो सकता है। तो जब कंजप्शन 0 होगा तो एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 1, अब हम लोग मैक्सिमम पे चले जाते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है? 1, यानी आपका जो भी चेंज इन इनकम हुआ वो पूरा का पूरा आप कंज्यूम कर जाओ। ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है। मान लो मेरी 10,000 सैलरी थी, 5,000 इंक्रीज कर गई, तो हो सकता है कि ये जो 5,000 इंक्रीज की है इस पूरे के पूरे 5,000 को मैं क्या कर लूँ? किसी ना किसी चीज़ में यूज़ कर लूँ, कंज्यूम कर लूँ। कंज्यूम करने का मतलब खाना नहीं है, कंज्यूम करने का मतलब मैं कहीं ना कहीं उसको एक्सपेंड कर दी, कहीं ना कहीं मैंने उसको खर्च कर दिया। तो इट इज़ पॉसिबल कि जो भी हमारा चेंज इन इनकम हुआ है उस पूरे के पूरे इनकम को क्या कर दूँ? मैं कंज्यूम कर लूँ, यूज़ कर लूँ। तो इसीलिए आपका एमपीसी 1 हो सकता है। और बाकी इसके बीच में तो हो ही सकता है। मतलब हो सकता है कि आपका जो भी चेंज इन इनकम हो आप उसका कुछ पोर्शन कंज्यूम करो, कुछ पोर्शन सेव करो। तो वो 0 और 1 के बीच में तो ऑब्वियस ही बात ही होगा। लेकिन 0 कब होगा? व्हेन डेल्टा सी 0 हो जाए, यानी चेंज इन कंजप्शन 0 है। जैसा बिल्कुल हो सकता है कि आप जो भी आपकी चेंज इन इनकम हुआ आप कुछ भी उसका पार्ट सेव ना करो, पूरा का पूरा कंज्यूम कर जाओ, या फिर पूरा का पूरा कंज्यूम ना करो। तो 1 और 0 तो पॉसिबल है ही, उसके बीच के भी वैल्यूज आपके पॉसिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है एमपीसी ऑफ पुअर इज ग्रेटर देन एमपीसी ऑफ रिच। ये क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ पुअर इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू रिच। यानी जो पुअर का एमपीसी होता है वो रिच के एमपीसी से क्या होता है? बड़ा होता है। हाउ इज इट पॉसिबल? देखो, अगर मैं एक रिच और एक पुअर की कंपैरिजन करूं तो देखो, अगर एक रिच बंदे का इनकम इंक्रीज हो जाता है तो उसकी टेंडेंसी ये होती है कि वो अपने इंक्रीज इनकम को क्या करेगा? अपने इंक्रीज इनकम को बेसिकली सेव करके रखेगा, उसको कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं एक पुअर इंसान की बात करूँ, एक पुअर पर्सन की बात करूँ, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि अगर उसकी इनकम अभी 100 रुपीज़ पर डेज है और अचानक से नेक्स्ट डे उसकी इनकम मान लेते हैं 50 रुपीज़ इंक्रीज कर जाए, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो उसको भी कंज्यूम करेगा। क्यों कंज्यूम करेगा? क्योंकि जब वो 100 रुपीज़ अर्न कर रहा था तो उस 100 रुपीज़ में उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। रिच का ज़रूरत पूरा हो गया था, इसलिए उसका जो भी चेंज इन इनकम हुआ वो उसने उस पूरे पार्ट को सेव कर लिया। लेकिन एक पुअर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो क्या करेगा? चेंज इन इनकम के भी पार्ट को कंज्यूम करेगा, यूज़ करेगा, क्योंकि और पहले ही उसके 100 रुपीज़ में बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। तो वो क्या करेगा? जो भी उसका चेंज इन इनकम हुआ तो वो उसको कंजप्शन में खर्च करेगा। इसीलिए एमपीसी ऑफ पुअर इज ग्रेटर देन एमपीसी ऑफ रिच। थर्ड पॉइंट है एमपीसी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। ये तो भाई जाहिर सी बात है, एमपीसी क्या होगा? डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन इनकम। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेस देन कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस बट नॉट इन द सेम रेशियो। एक लेवल के आने के बाद इनकम जब इंक्रीज करने लगेगा तो आपका जो कंज्यूम करने की कैपेसिटी है, कंज्यूम करने का जो साइकोलॉजी है वो डिक्रीज करेगा। आप कब तक कंज्यूम करोगे भाई?
कब तक कंज्यूम करोगे, ठीक है। तो एक लेवल के आने के बाद इनकम अगर लगातार आपकी बढ़ती जा रही, कंटिन्यूसली इनकम इज इंक्रीजिंग, तो आपका जो कंज्यूम करने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। कंज्यूम करने का टेंडेंसी डिक्रीज करने का सेंस ये नहीं कि आप सुबह का खाना नहीं खाना बंद कर दोगे, मतलब आपके खर्चे धीरे धीरे डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके पास सारे कुछ हैं, तो आप कहाँ खर्च करोगे, आप कहाँ कंज्यूम करोगे, कहाँ एक्सपेंड करोगे। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। अब हम लोग आते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव जो कि हम लोगों ने सेविंग फंक्शन में पढ़ा, जिस तरीके से इसके दो पार्ट है उसी तरीके से प्रोपेंसिटी टू सेव के भी दो पार्ट है, एपीएस एंड एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का डेफिनेशन क्या बनेगा, द पार्ट ऑफ इनकम विच वी सेव दैट इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। लोग, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा ना, तो ये भी समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। सबसे फर्स्ट पॉइंट है एपीएस कैन इज नॉट इक्वल्स टू 1। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपका 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता 1 के इक्वल? 1 के इक्वल देखते हैं। लुक, एपीएस आपका 1 के इक्वल कब होगा, जब आपका ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि एपीएस कैन नेवर बी 1, एपीएस कभी भी आपका 1 नहीं हो सकता है। इसका कहने का सेंस है कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप अपने पूरे के पूरे इनकम को सेव कर दो। जब इनकम और सेविंग इक्वल होगा तभी तो आपका एपीएस 1 होगा ना। एपीएस की वैल्यू कब इक्वल 1 होगी, जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाए, और ये दोनों वैल्यू इक्वल होने का मतलब जब आपका इनकम सेविंग इक्वल हो जाए। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी पूरी की पूरी इनकम को सेव कर दो। दैट्स वाई एपीसी इज नॉट इक्वल्स टू 1, एपीसी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, एपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। एपीसी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से मोर नहीं हो सकता। वाई? एपीसी की वैल्यू अगर मैं एपीसी बोल रही हूँ तो एपीएस की वैल्यू 1 से ग्रेटर क्यों नहीं हो सकती है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं हो सकती है, देखते हैं। लुक, एपीएस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब आपका सेविंग ग्रेटर हो जाएगा इनकम से। सेविंग इनकम से बड़ा हो जाएगा तो आपका एपीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। लेकिन इज इट पॉसिबल कि इनकम से ज़्यादा आप सेव कर लो? क्या ये पॉसिबल है कि इनकम ज़्यादा सेविंग हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई एपीएस नॉट ग्रेटर देन 1। एपीएस कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है एपीएस इज इक्वल्स टू 0। क्या एपीएस 0 हो सकता है? देखते हैं। एपीएस 0 कब होगा, जब आपका सेविंग 0 हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी इनकम 100 रुपीज़ है तो आप कुछ भी ना सेव कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है, इसलिए एपीएस कैन बी 0। एपीएस इज लेस देन 1। एपीएस क्या 1 से छोटा हो सकता है? लोग, एपीएस की वैल्यू 1 से छोटी कब होगी, जब आपका सेविंग, मैंने बताया ना, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी। तो यहाँ ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि सेविंग आपके इनकम से कम होता जनरल यही है, हमारी सेविंग इनकम से कम ही होती है, ठीक है, उसके बराबर नहीं कभी हो जाएगी, सेविंग इनकम से कभी होगी हमारी। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एपीएस कैन बी लेस देन 1। अगला पॉइंट लिखा है एपीसी कैन बी नेगेटिव। एपीसी नेगेटिव भी हो सकता है। देखो, हम लोगों ने जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एएस और एडी को समझा था, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को समझा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एट द 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज अ कंजप्शन, और उस कंजप्शन को हम लोग कहते थे ऑटोनोमस कंजप्शन। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑटोनोमस कंजप्शन हमारा सेविंग नेगेटिव आ गया था। तो जब हमारा सेविंग नेगेटिव आ गया तो एपीएस भी नेगेटिव हो सकता है। इज इट क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसका डेफिनेशन कैसे फॉर्म होगा? द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि चेंज इन इनकम का जो हम पार्ट सेव करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। 0 से 1 के बीच में ये भी वेरी करता है। कैसे? 0 कब होगा? जब आपका डेल एस यानी चेंज इन सेविंग क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी इनकम मान लेते हैं अभी 10,000 है, आगे इंक्रीज होके 15,000 होगी, यानी 5,000 इंक्रीज कर गई। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप हो सकता है कि उस इंक्रीज की हुई इनकम को सेव ना करो, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतें भी होती है इंसान की, उस चीज़ों में वो खर्च कर दे। तो 0 सेविंग भी हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इनकम, तो इसलिए 0 होगा। अब मैक्सिमम पे जाते हैं। 1 कब होगा? जब आपका क्या हो जाए? ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए, यानी जो भी आपका चेंज इन इनकम हो रहा है उसको आप पूरा का पूरा सेव कर लो। ये भी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि पहले तो ऑलरेडी आपको इनकम मिल रहा है, 10,000 तो मिल ही रहा था, अब आपका 5,000 इनकम इंक्रीज हुआ है, यानी आप इस इंक्रीज इनकम को, पूरा का पूरा इंक्रीज इनकम को आप सेव कर सकते हो।
क्योंकि ऑलरेडी आपके काम चल रहे हैं, खर्चे चल रहे हैं। तो अगर आपकी पूरी नेसेसिटीज़ पूरी हो रही है तो आप चेंज इन जो भी आपका इनकम हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है इनकम में, आप उस पूरे इंक्रीज इनकम को सेव कर सकते हो। दैट्स वाई MPS कैन बी 1, और इसके बीच में तो वैरी करेगा ही जब वो कम या ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ पुअर इज लेस देन MPS ऑफ रिच। जो पुअर का MPS होता है वो रिच के MPS से क्या होता है, स्मॉल होता है। ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि पुअर सेक्शन में जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी सैलरी कम होती है, उनकी इनकम कम होगी, तो उनके सेव करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम होगी। और रिचर सेक्शन में ये ज़्यादा होगा क्योंकि उनकी बेसिक नेसेसिटीज ऑलरेडी कंप्लीट हो रही है, तो उनका जो भी इनकम इंक्रीज होगा वो उस पूरे के पूरे इनकम को क्या कर देंगे, सेव करेंगे। उनकी ये टेंडेंसी होगी। दैट्स वाई MPS ऑफ पुअर इज लेस देन MPS ऑफ रिच। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। हमारी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज करेगी तो हमारे अंदर सेविंग करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि कंजप्शन तो एक लेवल के बाद डिक्रीज होना शुरू कर देगा, तो आखिरकार उस पैसे को हम करेंगे क्या, उस पैसे को हम सेव करेंगे। इसीलिए विद द इंक्रीज ऑफ इनकम देयर इज अ इंक्रीमेंट टेंडेंसी विच इज फाउंड इन MPS में इंक्रीमेंट इंक्रीज करने वाली टेंडेंसी क्या होगी, पाई जाएगी। तो ये हो गया इसके और इसके बीच के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर ये चीज़ समझ में आ गया होगा जो मैं कोशिश कर रही थी, तो आप मान लो कि आपके बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है हम लोग को टॉपिक रिलेशन बिटवीन APS एंड APC। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में क्या रिलेशन होता है। तो लोग इन दोनों का सम 1 होता है। ये सारे बताने के रीज़न है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैं बताऊंगी न्यूमेरिकल्स भी, सो बी विथ में। सो APS और APC का रिलेशन क्या होता है, 1 होता है। सिर्फ इतने बड़े से काम नहीं चल जाता, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि कैसे 1 होता है। बिना पीछे का लॉजिक जाने हुए किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो। देखो मैंने यहाँ पे छोटे से फॉर्म में इसको प्रूफ करने की कोशिश की है, समझ में आ जाएगा आपको। लुक APS का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है अभी APS इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पढ़ा सेविंग अपॉन इनकम। APS इज इक्वल्स टू सेविंग अपॉन इनकम। तो APS के प्लेस पे हम सेविंग अपॉन इनकम लिख सकते हैं। इन द सेम वे APC यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा C/Y। तो C/Y लिख दिया हम लोगों ने, यानी S/Y प्लस C/Y। यहाँ एलसीएम Y आ जाएगा इनकम, और फिर उसके बाद यहाँ पे सेविंग प्लस कंजप्शन आ जाएगा। और हम लोग को पता है कि सेविंग और कंजप्शन किसके 2 पार्ट्स होते हैं, इनकम के 2 पार्ट्स होते हैं। यानी कि एट द प्लस ऑफ सेविंग प्लस कंजप्शन व्हाट वी कैन राइट Y इनकम, एंड डिनोमिनेटर में पहले से इनकम है, Y कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 1। और हम लोगों ने 1 ही तो लिखा था ना RHS में, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया। यानी वी कैन से दैट द सम ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू 1। In the same way, the sum of marginal propensity to save and marginal propensity to consume is equals to 1. जैसे इसको मैंने प्रूफ किया है वैसे आप इसको भी देख लोगे तो ये भी 1 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज के वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताएगी एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट। मैंने पहले ही बोला आपके एग्जाम का सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो 1 मार्क्स को कैप्चर करना होता है। आपने 1 मार्क्स को कैप्चर कर लिया तो आप समझ लो कि आपके मार्क्स इंक्रीज करने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि आप अगर पढ़े हुए हो चैप्टर तो आप जो 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत मतलब वही आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं अगर मैं कहूँ तो फोकस ऑन दैट एज वेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट विच इज इकोनॉमिक्स विद प्रिया। थैंक यू।